क्लास 11th अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में तो फंसेंगे, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है वहां पर भी वो फंस जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। क्लास 11th की सारी जो भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, वो जरूर देख लेना है। एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हो या फिर जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको इजी अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, चाहे आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम को फोकस में रख के तैयारी कर रहे हो, अगर क्लास 11th को सही से करोगे ना तभी आपकी क्लास 12th अच्छी हो पाएगी और जब भी आपका जेईई या फिर इंजीनियरिंग का जो भी एग्जाम होगा वो बेटर हो पाएगा। इसीलिए जो भी हमारी आज की क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस प्यारी सी बुक से क्लास 11th की मैथमेटिक्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर मैं आपको बात करूं रिलेशन एंड फंक्शंस की, बता देता हूं जो भी हमारे पास यहां पर वीडियो है इसमें देख सकते हैं, वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो, या फिर क्लास 11 मैथ बाय मनदीप सर, इसमें आप देख सकते हो कि सेट एक ही वीडियो में मैंने समझा दिया है, हर एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझा दिया है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2, तो ये रिलेशंस जो भी चैप्टर नंबर 2 है उसको दो पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया। रिलेशंस अलग समझा दिया, उसके बाद अब बारी आएगी फंक्शंस की। तो फंक्शंस जो भी हमारे पास हैं इस वीडियो में, रिलेशन हम कर चुके हैं, बारी आएगी फंक्शन की जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इसका फंक्शंस का ये वन शॉट रहेगा। रिलेशंस की वन शॉट वाली वीडियो हो चुकी है, फंक्शंस की बारी आती है। फंक्शंस क्या होते हैं? अगर आपने इससे पहले वाली जो भी वीडियो है रिलेशंस वाली वो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, क्योंकि वही समझने के बाद हम फंक्शंस को समझ पाएंगे। चलो शुरू करते हैं फंक्शंस को नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले बात करें क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस में तीन मेजर टॉपिक्स आते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है और रिलेशंस है। इनको पहले वाली वीडियो में कवर किया जा चुका है। अब इनको समझने के बाद फंक्शंस की शुरुआत हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो भी हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट आता है फंक्शंस, क्या होते हैं फंक्शंस? डेफिनेशन में लिखे गए हैं लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से समझ में आएंगे नहीं, इसीलिए बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। सो इसके अंदर दिया गया है ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है? एक रिलेशन दे रखा है दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में, ए सेट का रिलेशन सेट ए से सेट बी के साथ, और इसको बोला गया है इज सेड टू बी फंक्शन। उसको फंक्शन कहा जाएगा। कंडीशन देख लेना यहां पर ध्यान से, कब कहा जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी सेट ए का हर एक एलिमेंट है, हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी सेट बी में तो उसको फंक्शन कहा जाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। आई नो बहुत इशू आएगा ऐसे डेफिनेशन से समझने में, तो हम क्या करेंगे, ओवल बना लेते हैं सिंपल। जैसे हमने लास्ट जो हमारे रिलेशंस था उसके अंदर ओवल्स बनाए थे, इसी तरह से ओवल्स बना लेते हैं। इजी वे में यहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लेते हैं मेरे पास यहां पर ये ए सेट है, ये मेरे पास यहां पर बी सेट है। ए सेट के अंदर मेरे पास यहां पर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, यहां पर मेरे पास 3 दे रखा है, यहां पर मेरे पास 4 दे रखा है। यहां पर मेरे पास कुछ भी एलिमेंट दे रखे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए है, बी है, उसके बाद मेरे पास सी है, यहां पर आ जाता है डी, और उसके बाद मेरे पास यहां पर ई आ जाता है। कुछ भी एलिमेंट्स हमारे पास ए और बी के अंदर दे रखे हैं। फंक्शन क्या होगा वो और डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को क्लियर कर दूं मैं आपके लिए। अब यहां पर जो इसके बीच में रिलेशन दे रखा है ना, वो कुछ इस तरह से है कि जो भी मेरे पास 1 है, 1 से ए पर एरो जाता है, 2 से बी पर जाता है, 3 से सी पर जाता है, 4 से डी पर चला जाता है। तो कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है क्या, जो भी हमें दे रखी है? कंडीशन में कहा गया है कि सेट ए की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखो, सेट ए के हर एक एलिमेंट में से सिर्फ एक एरो निकल रहा है, सिर्फ एक एरो निकल रहा है, तो सिर्फ एक ही इमेज यहां पर बन रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? यस, ये सेट है। ठीक है, सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है तो सेट यहां पर हमारे पास हो जाएगा। चलो और एग्जांपल दे देते हैं। और एग्जांपल के लिए यहां पर फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? फिर से हमें यहां पर ओवल ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि आप डिफरेंस करना सीख जाओ, फंक्शन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। लेट्स सपोज इसके अंदर मेरे पास ये ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। इसके अंदर मेरे पास 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास चलो 3, चलो 2 तक ले लो, सिर्फ 2 तक ले लो। और मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरह से दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ऐसा मुझे दे रखा है। ये फंक्शन है और यहां पर जो वैल्यूज मेरे पास आती है वो कितनी है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद मेरे पास यहां पर 4 आ जाता है। अब ध्यान से देखना,
अगर मैं a की वैल्यू जो भी मेरे पास x है इसकी जगह पर 0 रखूंगा, यानी कि 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम वे में अगर मैंने यहां पर 1 रखा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल जो हमारे पास यहां पर ये 2 आता है, 2 रखा मैंने x के स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। तो फंक्शन कुछ इस तरह से f(x) से फंक्शन को दर्शाया जाता है, शो किया जाता है। आई नो क्लास 10th में तुम्हें ये सवाल आता था माइंड में कि ये f(x) होता क्या है, पोलिनोमियल के पहले जो लिखा होता था वही फंक्शन होता था। तो जो भी हमारे पास ये फंक्शन है या नहीं, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। देख सकते हो हर एक एलिमेंट जो भी ए के अंदर दिया गया है उसकी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। 0 की इमेज 0 बनती है, 1 की इमेज 1 बनती है, 2 की इमेज यहां पर 4 बन जाती है। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो हम कहेंगे यस इट इज फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन हो जाता है। ये तो समझ लिया कि फंक्शन क्या होगा। ये भी समझना पड़ेगा ना कि फंक्शन कौन सा नहीं होगा, तभी अच्छी तरह से हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट हो पाएगा। तो चलो और ओवल बना लो। इस तरह से हमारे पास ये क्या होते हैं, एरो डायग्राम बोला जाता है इनको। तो एरो डायग्राम बनाते हैं। यहां पर हमारे पास एक अदर एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं ये सेट ए है, यहां पर मेरे पास बी है, यहां पर मेरे पास क्या होता है, 1 है, उसके बाद मेरे पास 2 है और यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 3 एलिमेंट मेरे पास आ गए। ध्यान से देख लेना। इस तरफ मेरे पास, चलो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एक सेकंड, थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देखना यहां पर क्या होगा। मैं यहां पर माइनस का 2 ले लेता हूं, मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, मैं यहां पर 2 ले लेता हूं। अब ध्यान से देखो, सेम फंक्शन मेरे पास यहां पर होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस तरफ मेरे पास जो भी वैल्यूज आती हैं, इन वैल्यूज पर देखना, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, यहां पर मेरे पास 9 आ जाता है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जो भी मेरे पास यहां पर -2 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, फंक्शन है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं, मैं इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, या फिर मान लो किसी भी कंडीशन में मेरे पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कुछ इस तरह से बन जाते हैं। एक एग्जांपल हमें ऐसा लेना है जिसमें फंक्शन नहीं होता है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूं। मान लो मेरे पास यहां पर ये एक ए है, यहां पर मेरे पास बी है, इसके अंदर मेरे पास एक एलिमेंट 1 है, यहां पर मेरे पास 2 है और यहां पर मेरे पास 3 है। 1 की इमेज यहां पर मेरे पास ए बी सी डी ऐसे दे रखा है। मान लो 1 की इमेज यहां पर डी बन रही है, 1 की इमेज ए बी बन रही है, 2 की इमेज यहां पर बी बन रही है, 3 की इमेज यहां पर सी बन रही है। तो जो भी मैंने यहां पर ऊपर की तरफ बनाए हैं दो, ये दोनों के दोनों फंक्शन हैं। लेकिन ये वाला फंक्शन क्यों नहीं है, इसका एक ही रीजन ये है कि जो भी हमारे पास एक एलिमेंट है यहां पर ए में, उसकी सिर्फ एक नहीं, उसकी दो दो इमेज बन रही हैं। ध्यान से देखो, 1 की इमेज ए भी है, 1 की इमेज यहां पर डी भी है। कोई भी एलिमेंट जो ए सेट के अंदर दिया गया है उसकी दो इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर दो इमेज बन गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन सिर्फ किस कंडीशन में होगा, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बननी चाहिए, तो ही उसे फंक्शन कहा जाएगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे पास फंक्शन की। आगे देखो और क्या कॉन्सेप्ट आता है। फंक्शन के कुछ टाइप होते हैं। फंक्शन में मेरे पास दिया गया है रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस क्या होते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा, यहां पर समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है, इफ सेट ए एंड सेट बी बोथ आर सबसेट ऑफ आर। आर यानी कि रियल नंबर, सेट वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था आर क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। तो कोई भी एक रियल फंक्शन जो होगा उसके अंदर सेट ए और सेट बी में जो भी आएंगे वो रियल नंबर्स आने चाहिए। अगर रियल नंबर है सेट ए के अंदर भी बी के अंदर भी, तो हम उसको क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल लेंगे, जैसे यहां पर मैंने एक ओवल बनाया, दूसरा यहां पर बना लेते हैं, एरो डायग्राम बनाएंगे। मान लो मेरे पास ये सेट ए है, यहां पर मेरे पास सेट बी है, इसके अंदर मेरे पास यहां पर 1 आ जाता है, इसके अंदर 2 आ जाता है, इसके अंदर मेरे पास 3 आ जाता है। इस तरफ मेरे पास जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं यहां पर मेरे पास 1 आ गया है, 4 आ गया है और 9 आ गया है। फंक्शन कुछ इस तरह से है कि जो भी मेरे पास एक्स है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। और ध्यान से देखने पर हमें एक बात का और पता चल जाता है कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स आए हैं सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसके अंदर भी जो नंबर्स आए हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाएगा, रियल फंक्शन कहा जाएगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास आता है ये रियल फंक्शन हो जाता है। अब आप कहोगे
इसमें नंबर आए हैं, इसमें भी नंबर ही आएंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें नंबर आ जाए इसमें नंबर ना आए। तो हर एक फंक्शन रियल ही होता है। अब ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो अब बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसमें दिया गया है इफ बी इज द सबसेट ऑफ आर देन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। सिर्फ बी जो है हमारे पास वो आर का, ठीक है, या फिर मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, यहां पर मैं बी की बजाय सिर्फ ए लिख देता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर आप बी रखना चाहते हो तो सिर्फ बी भी उसको रख सकते हो। तो बी जो मेरे पास है, सिर्फ बी अकेला जो है ना, वो रियल नंबर का सबसेट होगा, यानी कि सिर्फ बी के अंदर रियल नंबर्स आएंगे, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। एग्जांपल लेंगे तो अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर एरो डायग्राम से मैं शो करूंगा, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है। जो हमारे पास यहां पर बी आया है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, रियल नंबर का वो सबसेट होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर आने चाहिए। तो मेरे पास 1 आ गया, 2 आ गया, और यहां पर हमारे पास 3 आ गया। अगर मैं यहां पर लूंगा ए बी और यहां पर मैं लेता हूं सी, तो ध्यान से देखो, बी वाले के अंदर जो आए हैं सिर्फ वो रियल नंबर्स हैं, ए वाले के अंदर रियल नंबर्स हैं क्या, ए बी सी हमारे पास यहां पर वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, रियल नंबर्स नहीं दिए गए हैं। तो ए की वैल्यू मेरे पास, मतलब ए की इमेज 1 हो जाएगी, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, और रियल नंबर सिर्फ मुझे बी के अंदर दिए गए हैं, इसके अंदर रियल नंबर्स नहीं आते हैं। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। जो हमारा रियल फंक्शन होता है उसमें दोनों के अंदर रियल नंबर होने चाहिए, और रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ बी वाले के अंदर होने चाहिए यहां पर रियल नंबर्स, दूसरे वाले में रियल नंबर्स नहीं है, फर्स्ट वाले में जो हमारे पास यहां पर है इसमें रियल नंबर्स नहीं है। तो ऐसे को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। दोनों को एक साथ में समझ लिया ना तो क्लियरिटी आ जाती है। अब जो भी हमारे पास फंक्शन है, पीछे वाले पेज पर हमने फंक्शन को समझा, इस वाले पेज पर हमने कुछ टाइप देख लिए कि रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। इसके और बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उसके अंदर डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये चीजें तो हमें समझनी है। ग्राफ कैसा बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ कैसा बनता है, ये भी तीनों की तीनों चीजें, कि जो भी टाइप ऑफ फंक्शन है वो क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसकी रेंज क्या होगी, उसका जो भी डोमेन है वो क्या होगा, एक एक करके चलो समझना शुरू करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज से। अब टाइप ऑफ फंक्शन को हम समझेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अब फंक्शन को कुछ ऐसे मान के चलो कि वो एक मशीन है, इस तरह की एक मशीन है, इसके अंदर हम यहां से इनपुट देंगे तो यहां पर हमें कुछ आउटपुट मिल जाएगा। मशीन की तरह समझ के चलो, जस्ट समझ लो कि मान लो एक मशीन है फंक्शन, वो फंक्शन जो है उसका काम है, हम इसमें कुछ भी इनपुट देंगे, जो भी इस मशीन का काम है वो उस पर वर्क करेगा इनपुट पर, और फिर हमें एक आउटपुट दे देगा। कुछ इसी तरह से फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। जस्ट इमेजिन एक मशीन है तो आसानी से इसको समझ में आएगा। अब यहां पर हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन सबसे पहला कौन सा दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो भी हमारे पास होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी मतलब क्या हो जाएगा, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू में क्या होता है, हमारा एक्स होता है। यहां पर इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, जो हम इनपुट करेंगे वही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसके अंदर मान लो x इनपुट करता हूं, मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम होता है एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास x करना, यानी कि जो इनपुट करूंगा वही आउटपुट दे दे मशीन मुझे। तो आउटपुट में यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जो इनपुट किया वही आउटपुट मिल जाए तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है कि जो भी डोमेन ऑफ फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें इनपुट कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपल सीधी बात होगी, जो भी मेरे पास ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, मान लेते हैं ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है, ये मेरे पास 1 है 2 है 3 है, यहां पर मेरे पास 1 2 3 आ जाता है, माइनस में मेरे पास 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस मेरे पास यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 3। अब सोचो जरा, जो भी मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने मान लो यहां पर एफ एक्स की जगह पर रखा 0, तो यहां पर भी कितना आ गया 0। अगर मैंने रखा 0 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट मेरे पास यहां पर बनेगा। बिल्कुल सेम वे में मान लो मैंने यहां पर x की जगह पर 1 इनपुट में रखा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से मान लो मैंने यहां पर क्या कर दिया, f -2 रख दिया, अगर -2 रखा तो -2 मेरे पास मिल जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कहां पर आएगा, हमारे पास यहां पर इस तरह से आ जाएगा। जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट हमें मिल जाए, और हम इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, ये सोचकर देखो। इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं हम, नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव वाली भी। तो जो भी डोमेन है इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा,
वो यहां पर हमारा शुरू होगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जाता है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसमें हमारे पास यहां पर डोमेन हो जाएगा। अगर हम आउटपुट की बात करें, जो भी हमारे पास आउटपुट है वो क्या मिलेगा, जो हम इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट हमें मिल रहा है। तो हमारा यहां पर जो भी रेंज है वो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी रेंज चली जाएगी। अगर मैं इसके ग्राफ को बात करूं कि ग्राफ इसका कैसा दिखाई देता है, तो बड़े सिंपल वे में आप यहां पर ग्राफ के लिए लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहां से हमारे पास जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। जो भी हमारे पास ये फंक्शन होता है इसकी लाइन एकदम स्ट्रेट जाती है। 0 0 से पास होती है, 1 1 से पास होती है, 2 2 से पास होगी, 3 3 से, 4 4 से, और इसी तरह से -1 1 से -2 2 से, इस तरह से ये लाइन जाती है। जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट मिल जाए तो उसे बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, दोनों चीजें हमने समझ ली हैं। ग्राफ भी हमने इसका समझ लिया है। कोडोमेन जो है इसको स्किप कर दो, ठीक है, इसको स्किप कर दो। कोडोमेन वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था इससे प्रीवियस वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर। बेसिकली कोडोमेन आप इस तरह से समझ के चलो, कोडोमेन जो भी हमारे पास एफ होता है, सेकंड सेट यानी कि बी के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है। तो जो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास यहां पर आगे वाले टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे, उसके अंदर कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कोडोमेन बोल देना है। तो कोडोमेन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज। हर एक के लिए हमें डोमेन, रेंज, इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें चेक करनी है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर सेकंड टाइप का फंक्शन समझने के लिए। अगला फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन नंबर 2 है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में मान लेते हैं मेरे पास यहां पर फंक्शन x कोई दे रखा है और ये वैल्यू मेरे पास यहां पर 2 दे दी गई है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 रख सकते हो। कुछ भी वैल्यू, एक कांस्टेंट नंबर आपको लिख देना है। इंपॉर्टेंट बात सुनो अब, जो भी मेरे पास ये फंक्शन है एफ एक्स है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3। यानी कि ये मशीन क्या करेगी, मैं इसमें कुछ भी इनपुट दिया, मैंने इसके अंदर -1 इनपुट दिया, आउटपुट क्या मिलेगा मुझे। अगर मैंने x की जगह पर -1 रखा है तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट है, यहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यही वैल्यू मेरे पास आउटपुट में मिलेगी। मैंने -1 की बजाय 0 किया तो भी मेरे पास 3 मिला, मैंने और कुछ कर दिया 2 यहां पर तो भी मेरे पास 3 मिला। कुल मिलाकर के इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट मिलेगी। आउटपुट में मुझे हर बार 3 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू मुझे मिलेगी ही नहीं। मैं कितने भी इनपुट इसके अंदर रख दूं तो मेरे पास यहां पर क्या रहेगा, जो भी आउटपुट है वो 3 फिक्स रहेगा। अगर आपके पास यहां पर 3 के अलावा मान लो 2 है, 1 है, तो वो आउटपुट में वही रहेगा, कुछ भी इनपुट आप देते रहो। मेन पॉइंट क्या आता है कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन यानी कि इसके अंदर मैं क्या क्या इनपुट कर सकता हूं। देखो मैंने नेगेटिव वैल्यू कर दी, मैंने पॉजिटिव वैल्यू कर दी, मैंने 0 कर दिया। यानी कि जो भी मेरे पास इसके अंदर है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक की वैल्यूज को इनपुट किया जा सकता है। लेकिन रेंज क्या होगी इसकी, रेंज यानी कि जो भी आउटपुट मुझे मिल रहा है वो क्या है। आउटपुट में मेरे पास हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इसका जो भी ग्राफ है वो भी सोचना पड़ेगा हमें, क्या होगा। तो ग्राफ के लिए मेरे पास ये है 1 2 3 -1 -2 -3। यहां पर मेरे पास आएगा -1 -2 -3 1 2 3। ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो सिंपल पॉइंट है, हमारे पास जो भी हमारी यहां पर वैल्यू है, जो भी हमारे पास ये एफ एक्स होता है, ये बात ध्यान रखना, एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास 3 इनपुट में एक्स करता हूं, मिलता क्या है, ये y मिलता है, तो y इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा। जो भी मैंने यहां पर पुट किया है ना, y की वैल्यू वो मुझे प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर जो भी मेरे पास वैल्यू है वो कितनी आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर मैंने x की जगह पर 0 रखा, कुछ भी रखा मैंने x की जगह पर, y की वैल्यू आएगी मेरे पास। तो जो भी मेरे पास सॉल्यूशन है यहां ये पॉइंट हो जाएगा, और इसका जो भी लाइन है वो कैसे जाएगी, ये लाइन जो हमारे पास जाती है कांस्टेंट फंक्शन की लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन की लाइन हमेशा मिलेगी। ये लाइन ऊपर भी हो सकती है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट फंक्शन में आपको वैल्यू क्या दे रखी है। तो फिर से सुनो, कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास जो भी डोमेन होता है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, रेंज जो भी हमारे पास यहां पर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होगी वही होगा। और जो भी मैं इसके अंदर इनपुट कर लूं, कुछ भी इनपुट कर लूं मैं इसके अंदर, दुनिया जहान का कुछ भी नंबर डाल दूं, ये नहीं बदलेगा, ये बहुत ढीठ है, ये बदलता नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन आपको समझ में आई होप आ गया होगा। तीसरा नंबर फंक्शन अगले पेज पर।
अगला फंक्शन आप इससे पहले से परिचित हैं, ये फंक्शन हमारे पास आता है पोलिनोमियल फंक्शन। और किस टाइप का पोलिनोमियल फंक्शन? क्यूबिक भी होता है, लीनियर भी होता है, लेकिन यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो भी होता है, अगर मैं इसके डोमेन वगैरह की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को समझते हैं एग्जांपल लेकर। मान लो मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू में क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, आपने पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में एक बात सुनी होगी ना, कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोलिक शेप में आता है। कैसे आता है यहां पर आपको समझ में आएगा। जो भी मेरे पास ये ग्राफ है, इसके अंदर ये मेरे पास हो जाएगा 0 1 2 3, इसी तरह से -1 -2 -3, और यहां पर मेरे पास -1 -2 -3। y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 1 2 3 हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हम कुछ इनपुट करने वाले हैं। इनपुट क्या होगा मेरे पास? मान लो मैंने यहां पर f x की जगह पर 0 रखा। अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगी। ध्यान दो, अगर मैंने यहां पर इनपुट में 0 रखा है तो मेरे पास 0 ही मिल रहा है। अगर मैंने यहां पर इनपुट में 0 की बजाय अगर मैंने यहां पर 1 रख दिया, आप कहोगे 1 रखा है तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अगर मैंने 1 रखा तो मेरे पास यहां पर 1 आ गया। लेकिन मान लो मैंने 1 की बजाय यहां पर क्या रख दिया? -1 रख दिया। -1 रखा है तो मेरे पास क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -1 रखूंगा तो भी मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां पर जो भी मेरे पास ये वैल्यू आ रही है ये x की होंगी, इधर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ये y की होंगी। इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। मान लो यहां पर मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। 2 अगर रख दिया तो x का स्क्वायर, यानी कि जो भी मेरे पास यहां पर ये x दिया गया था, जो भी मेरे पास यहां पर ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू आ जाएंगी ना। x यहां पर हमारे पास दे रखा है, ये हो क्या रहा है? यहां पर हमारे पास अगर मैंने 2 रखा है तो ये क्या था? x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैंने यहां पर 2 रखा तो मेरे पास 4 आ गया। लेकिन अगर मैं माइनस का 2 रखूंगा तो भी तो मेरे पास 4 ही आएगा ना। तो यहां पर मैंने इनपुट किया है -2, तो भी मेरे पास 4 आता है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करके पता करते हैं। ध्यान से देखना, पॉइंट्स को हम प्लॉट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? -1 1 हो जाएगा। अगला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 और उसके बाद 4 हो जाएगा। मान लेते हैं 4 यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास? -2 और 4 यहां पर हमारे पास आता है। अगर मैं इन सभी बिंदुओं को देखूं, सभी पॉइंट्स को देखूं, तो क्या आपको ये पैराबोलिक शेप नहीं दिख रही है? क्या आपको ये पैराबोलिक शेप नहीं दिख रही है? हमारा जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्लास 10th में हम पढ़ते आए हैं कि शेप कैसी बनती है? पैराबोलिक शेप बनती है। तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो उसकी पैराबोलिक शेप यहां पर मैंने आपको बता दी है। जो भी हमारा ये फंक्शन है, ये किस तरह का होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसमें मैं जो भी इनपुट करूंगा, मान लो मैं इसके अंदर एक्स इनपुट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये मेरे पास जो वैल्यू होगी एक्स की होगी, और यहां पर मेरे पास वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर इनपुट क्या क्या किया जा सकता है, अगर इनपुट की बात करें, वही हमारे डोमेन, जो भी हमारे पास यहां पर डोमेन है वो क्या होगा? जो भी इसके अंदर इनपुट किया जा सकता है। अब सोचो, इसके अंदर हम सारे के सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। कौन कौन से? माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अब बात को समझो, इंटरेस्टिंग वे में समझो। जो भी मेरे पास ये फंक्शन है, मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, पॉजिटिव करूं, नेगेटिव करूं, ये सारी की सारी वैल्यू मुझे पॉजिटिव दे रहा है। 0 दे रहा है या 0 से ऊपर की वैल्यू दे रहा है? नेगेटिव तो दे ही नहीं रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो उसमें मेरे पास क्या होगा? यहां पर 0 मिलेगा। 0 और कौन सी वैल्यू मिलेगी? इस तरफ मुझे इनफाइनाइट वैल्यूज यहां पर मिल सकती हैं, ये बात ध्यान रखना है। और यहां पर 0 हमारा इंक्लूड रहता है। अगर 0 इंक्लूड रहता है तो हम क्या कर सकते हैं? इंक्लूड के लिए क्या करेंगे? हम स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये शो करेगा कि 0 इसमें इंक्लूड है और ये इंफिनिटी तक हमारे पास जाता है। और पीछे वाले पेजेस पर एक छोटा सा चेंज और कर लेना, आपको यहां पर राउंड ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, आपको यहां पर राउंड ब्रैकेट नहीं लगाने, ये सेट होता है, ठीक है, ये सेट होता है। तो आपको यहां पर भी क्या कर लेना है? करली ब्रैकेट बना देने हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट बना देने हैं, ये सेट बना देना है आपको। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं पढ़ा तो मजा नहीं आएगा। आ जाओ क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए नेक्स्ट पेज पर। आ गया है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल जो भी हमारे पास यहां पर दे रखा है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो भी फंक्शन होता है उसकी बात करते हैं। एग्जांपल लेकर इसको हम समझेंगे। तो एग्जांपल में मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। तो कोई भी एक ऐसा पोलिनोमियल आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, जैसे मैं यहां पर सिंपल सा लिख लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास एक्स की क्यूब आ गया। अब जो भी मेरे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन का काम क्या होता है?
फंक्शन का काम क्या होता है कि इसके अंदर मैं कुछ भी इनपुट करूंगा उसकी ये पावर कितनी कर देगा, 3 कर देगा। अगर मैंने यहां पर 1 किया तो मेरे पास पावर 3 होने पर कितना मिला, 1 मिला। अगर मैंने इसमें 0 किया तो मेरे पास यहां पर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर -1 कर दिया, -1 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये भी -1। मतलब जो इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट 0 और 1 से आगे बढ़ने पर आता है। अगर मैंने यहां पर 2 को इनपुट किया तो 2 की पावर 3 कर देगा। 2 की पावर 3 कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। अगर मैंने यहां पर माइनस में 2 कर दिया, -2 की पावर 3 करने पर कितना आता है, -8 आ जाता है। तो खेल यहां से शुरू हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो, जो भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर यहां पर मेरे पास 0 है, गैप ले लेते हैं अब की बार, 1 यूनिट इक्वल्स टू में 2। तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, 2 4 8 तक हमें इसको बनाना है। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर 2 4 6 आ जाएगा और यहां पर 8 आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यूज जो भी है मेरे पास, माइनस में मेरे पास यहां पर 2, माइनस में 4, माइनस में 6 और माइनस में मेरे पास 8। माइनस में मेरे पास 2, माइनस में मेरे पास यहां पर कितना 4, माइनस में 6 और माइनस में मेरे पास यहां पर 8। इंटरेस्टिंग पॉइंट समझकर चलना है अब आपको। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो, हमने इसमें इनपुट क्या किया, ठीक है, इस तरफ लिखेंगे इनपुट, यहां पर आउटपुट। इनपुट अगर मैंने इसमें 0 किया तो क्या मिला मुझे, 0 मिला। अगर मैंने 1 इनपुट किया तो 1 मिल गया, -1 किया तो -1 मिल गया। माइनस या फिर माइनस नहीं, प्लस वाला 2 कर लेते हैं। अगर मैंने प्लस वाला 2 किया तो उसकी क्यूब हो गई, 2 की क्यूब यानी कि मेरे पास क्या हो गया, 8 हो गया। अगर मैंने -2 किया, -2 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, -8 मिलता है। तो यहां पर मेरे पास सारा खेल किसका है, इनपुट आउटपुट का है। उसी से ग्राफ बन जाएगा, खुद से भी ट्राई करोगे ना समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो हमारे पास पॉइंट कहां कहां पर आएंगे, उन पॉइंट्स को ध्यान में दो। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 0, ये वाला पॉइंट मेरे पास हो जाएगा, हाईलाइट करके चलो इसको। अगला पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पर 1 होगा, यहां पर 1 होगा, पॉइंट यहां पर बनेगा, ठीक है, हाईलाइट करके चलते हैं। -1 तो मेरे पास -1 1 वाला पॉइंट यहां पर हो जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर 0 और 2 है उसके बीच में 1 आएगा और यहां पर भी 0 और 2 के बीच में -1 आएगा। -1 के लिए हमने पॉइंट बना दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 के लिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2 रहा, 8 कहां पर जाएगा, यहां पर। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, 2 8 हो गया। इसी तरह से मेरे पास यहां पर क्या है, -2 के लिए -8। तो -2 के लिए -8 यहां पर हमारे पास पॉइंट आएगा। अब इस इन सभी लाइंस को हमें ज्वाइन करना है। ध्यान से देखना ग्राफ किस तरह का इसका बन रहा है। अगर मैं इस माइनस से शुरू करूं, मतलब जो भी मेरे पास यहां पर माइनस नहीं 8 से शुरू करूं, तो मेरे पास ऐसे नहीं आ रहा है इसका ग्राफ, देखो ऐसे आ रहा है और ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है। ग्राफ की लाइन आपको दिख रही है, कर्व में हमारे पास यहां पर ये आ रही है। तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ग्राफ बनाना हमें सीखना है, रटना नहीं है कुछ भी। अगर यहां पर पॉलिनोमियल में थोड़ा सा चेंज कर देगा ना तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ग्राफ में भी चेंज हो जाएगा। हम सीख रहे हैं, हम कुछ उसमें इनपुट करेंगे, कुछ आउटपुट मिलेगा हमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास यहां पर जो भी इनपुट है आउटपुट है वो हमने समझ लिया। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसका जो भी डोमेन होगा और रेंज होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी इसके अंदर हमारे पास यहां पर आते हैं वो क्या हो जाएगा, कौन कौन सी वैल्यू मैं इनपुट कर सकता हूं। अलाउड कौन कौन सी है, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स इसके अंदर इनपुट किए जा सकते हैं। और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में भी हमें इसी तरह के नंबर्स मिलेंगे, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो आउटपुट में भी मेरे पास माइनस के नंबर में मिल रहा है, -8 भी मिल रहा है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस में इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक के नंबर्स हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये इस तरफ भी इनफाइनाइट जाएगा, इस तरफ भी इनफाइनाइट जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज, थर्ड क्वाड्रेंट जो भी होता है उसके अंदर सारी नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, एक्स और वाई दोनों के लिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ही इसमें इनपुट की जा सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ही इसमें हमारे पास आउटपुट में मिलेंगी। कुछ एग्जांपल यहां पर आपके सामने आ भी गया है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया है कंप्लीट। अगला कितना नंबर है, ये 4 नंबर। पांचवा जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा नेक्स्ट पेज पर मिलते हैं उसके साथ। बारी आती है रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन वो होता है, अरे रैशनल नंबर होते हैं ना जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसी तरह से ऐसा फंक्शन जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया गया हो उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अब जो भी रैशनल फंक्शन है इसका एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा।
जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू होती है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास दे रखा है और ये मेरे पास 1 अपॉन में एक्स दे दिया गया है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स दे दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, कुछ इनपुट करूंगा, कुछ आउटपुट मुझे मिल जाएगा। फंक्शन का काम क्या होगा, जो भी ये मशीन है ये इसका काम क्या होगा, कोई भी वैल्यू आए उसको 1 बाय एक्स कर देना, 1 बाय एक्स कर देना। जैसे मैं इसके अंदर अगर मैंने इसके अंदर मान लो जीरो, तो मैं कर नहीं सकता, जीरो नहीं पुट कर सकता मैं इसके अंदर। ध्यान से देखो, जीरो पुट नहीं किया जा सकता है, इनपुट में नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर मैंने जीरो रखा तो 1 अपॉन में जीरो ये क्या हो जाता है, नोट डिफाइन हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही नोट डाउन कर लो कि जो भी हमारे पास यहां पर फंक्शन होता है किस टाइप का, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो रैशनल फंक्शन होता है उसके अंदर हम जीरो को इनपुट नहीं कर सकते। नो, नेवर, इसके अंदर नहीं इनपुट ये किया जा सकता है। बात आएगी फिर इनपुट क्या करें, 1 को पुट करके देखते हैं ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर 1 इनपुट में डालता हूं। ठीक है, यहां पर मेरे पास आएगा x, यहां पर मेरे पास आएगा y। अगर मैंने इसके अंदर 1 डाला, 1 अपॉन एक्स, यानी कि x की जगह पर 1 रखा तो 1 बाई 1 1 हो गया। अगर मैंने इनपुट में 1 रखा तो मेरे पास आउटपुट में भी 1 आ गया। सेम वे में इसी तरह से आगे चलो, अगर मैंने इसके अंदर 2 रख दिया, 2 इनपुट में किया तो मेरे पास 1 बाई 2, अगर मैंने इसमें 2 रखा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। ध्यान से देखो, 2 को x यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 2 पुट करने पर 0.5 हो जाएगा। इसी तरह से मैं और कोई वैल्यू रख के देखता हूं। मैं यहां पर रख लेता हूं 10। ठीक है, 10 तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि ग्राफ हमारा छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग चलो मैंने 4 रख दिया, 1 बाई 4 रख दिया मैंने। अगर मैंने 4 रखा तो 1 बाई 4 कितना हो जाता है मेरे पास, 0.25 मेरे पास ये हो जाता है। इस तरह से हमारे ये इनपुट वर्क करते हैं। अगर मैंने -2 रखा, -2 रखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में मेरे पास 0.5 हो जाएगा। माइनस और प्लस दोनों तरह की वैल्यूज आपको इसमें रख के देखनी है। अगर मैं -1 रखूंगा तो वो भी देख लो, -1 अगर मान लो मैंने यहां पर -1 रखा, 1 अपॉन में -1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, -1 रखने पर -1 मिल जाएगा। अब इसमें से जो जो भी हमारे इस ग्राफ पर प्लॉट हो सकते हैं, एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। हमारे पास जो भी ये ग्राफ है इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, 2 3 -1 -2 -3, जो भी ग्राफ हमारा होता है बेसिक पॉइंट्स उसके लिख देने हैं। ये मेरे पास यहां पर पॉइंट्स लिखने के बाद अपलोड करने की बारी आएगी। ध्यान से देखो, 1 1 वाला पॉइंट आता है, 1 1 वाला पॉइंट ये हो गया हमारा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को 1 1 वाला पॉइंट। इसी तरह से हमारे पास 2 और 0.5, यहां पर मेरे पास 2 है और जो भी मेरे पास 1 और 0 है उसके बीच में ये पॉइंट आ जाएगा, 2 और 0.5 मेरे पास आ गया। अगर मैं इसमें 4 और 0.5 की तरफ जाऊंगा, 0.25 की तरफ जाऊंगा तो 4 कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, 0.5 क्या होगा, 0.5 और 0 के बीच में आएगा, यानी कि यहां पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, आगे अगर मैं इसमें माइनस वाली वैल्यूज को देखूंगा, माइनस वाली वैल्यूज मेरे पास क्या है, -2 है और 0.5 है। तो -2 मेरे पास ये रहा और 0.5 क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास वैल्यू आएगी, यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। -1 1 की बात करेंगे तो -1 1 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। इसके अंदर -2 भी रख के देखना चाहिए हमें। अच्छा, -2 तो रख के देख लिया हमने, और क्या रख के देखना चाहिए, हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गए हैं। अब मैं इनको ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, और भी वैल्यूज रखकर देखोगे ना तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से कर्व में आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। एक कर्व इधर बनेगा, दूसरा कर्व आपका इधर बनेगा। जैसे मेरे पास यहां पर है, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, जो भी हमारे पास एक कर्व ऐसे देखने को मिलेगा नेगेटिव वैल्यूज का, एक कर्व ऐसे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है ना, ये कभी भी इस पॉइंट पर नहीं जाएगा। रैशनल फंक्शन जो भी होते हैं वो कभी भी जीरो पर नहीं जाएंगे। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल दिया होगा तो वो जीरो नोट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर। तो अब बात करते हैं इसके अंदर इनपुट क्या क्या किया जा सकता है। जो इनपुट किया जा सकता है वो हमारा डोमेन होगा। तो इनपुट क्या क्या किया जा सकता है, सारे के सारे नंबर्स, रियल नंबर्स इसके अंदर इनपुट किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया जीरो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर्स माइनस में यहां पर सेट ऑफ जीरो, जो नहीं कर सकते हैं वो रियल नंबर्स में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो हम इसमें इनपुट नहीं कर सकते, क्या आउटपुट में हमें वो मिलेगा, कभी भी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख के देखेंगे, हमें जीरो मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यहां पर जो नंबर्स मिल रहे हैं आउटपुट में, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के नंबर्स हैं। तो जो मेरे पास डोमेन है, रियल नंबर्स होंगे सारे सारे के एक्सेप्ट जीरो, और रेंज में क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स होंगे सारे के सारे, लेकिन एक्सेप्शन यहां पर भी जीरो का रहेगा, क्योंकि ग्राफ देख सकते हो किसी भी तरह से जीरो की तरफ, इस वाले पॉइंट की तरफ जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है मन नहीं करेगा, पॉइंट ये है कि ये फंक्शन जो भी है, ये मशीन जो है, ये अलाउ ही नहीं करती है जीरो
आउटपुट की तरफ या जीरो इनपुट की तरफ। ना इसमें जीरो इनपुट किया जा सकता है, ना ही आउटपुट में हमारे पास यहां पर जीरो मिलेगा। तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है रैशनल फंक्शन। मेन पॉइंट क्या है आपके पास, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ये हम सीख रहे हैं। जो भी आपकी बुक में या एग्जाम में क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह से बनेंगे। ध्यान से जो भी आपके पास ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये माइंड में रहने चाहिए, नोट्स बना लो इनके। तो जो भी हमारा 5वां नंबर फंक्शन रैशनल है ये कंप्लीट हुआ। छठे के लिए अगला पेज। छठा नंबर फंक्शन हमारे पास जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जेई में क्वेश्चन आते हैं, क्लास 12th में क्वेश्चन आते हैं, क्लास 11th में क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11th में बेसिक पॉइंट यहां पर समझने पड़ेंगे, तभी आप क्लास 12th में जाओगे, उसके बाद जेई या इंजीनियरिंग में जाओगे तो इस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन का सामना होगा। बेसिक पॉइंट समझ लो। यहां पर मॉडुलस फंक्शन जो भी हमारे पास होता है, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने लिखा एफ एक्स। मॉडुलस फंक्शन में जो भी मेरे पास यहां पर x आता है, इसके दोनों तरफ ऐसे डंडे लगा दिए जाते हैं, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। कोई भी वैल्यू आपको इस तरह से लिखी दिख रही हो, जैसे मेरे पास यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में मेरे पास 2, ऐसे अगर मैं उसके दोनों तरफ लाइन लगा दूं, दोनों तरफ अगर मैंने डंडे लगा दिए तो उसको बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन। सिंपल है ना, कुछ पहचानने में तो दिक्कत होगी नहीं। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ लाइंस लगी होती हैं, सिंपल लाइंस लगी होती हैं, इनका मतलब वन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये जस्ट मॉडुलस फंक्शन को शो करने के लिए होती है। और मॉडुलस फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात और समझो, जो भी मेरे पास ये मॉडुलस फंक्शन होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर मैंने इनपुट में, मतलब मान लो मैं यहां पर कुछ भी इनपुट दूंगा, मान लो मैंने यहां पर x माइनस में मेरे पास x है, जब हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, जब हमारे पास x होता है, सॉरी माइनस नहीं होता, ये प्लस होता है, प्लस होता है। अगर ग्रेटर देन लगाया तो यहां पर प्लस होगा, और जो भी मेरे पास यहां पर माइनस एक्स होता है तो हमारे पास एक्स लेस देन 0 होता है। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझो, इंपॉर्टेंट बात है। ये मॉडुलस फंक्शन जो होता है, इसको खोल के ऐसे लिखा जाता है, एक वैल्यू एक्स की होती है, एक वैल्यू हमारे पास यहां पर पॉजिटिव। अब इस मॉडुलस फंक्शन में मैं कुछ भी इनपुट कर दूं, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सारे के सारे रियल नंबर्स इनपुट कर सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स इनपुट कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर्स इनपुट किए जा सकते हैं। ठीक है, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस मॉडुलस फंक्शन का असली काम पता है क्या होता है। मेरे पास ये मॉडुलस फंक्शन है, अगर मैं इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालूंगा, नेगेटिव वैल्यू में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसके अंदर मैं कितनी भी नेगेटिव वैल्यू डाल दूं, वही वैल्यू मुझे मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मेरे पास यहां पर क्या होता है, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, ठीक है। मान लो इसके अंदर इनपुट मैंने किया, अगर मैंने इसके अंदर 2 इनपुट किया तो मुझे 2 ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर -2 इनपुट किया तो क्या होगा, -2 इनपुट किया तो क्या होगा, जो भी ये मॉडुलस फंक्शन है ना, ये खा जाता है नेगेटिव साइन को, ये खा जाता है, भूखा होता है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन का। तो जैसे ही इसको नेगेटिव साइन मिलता है उसको खा जाता है, और आउटपुट में क्या मिला, नेगेटिव साइन खत्म तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अगर मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो 1 मिल जाएगा, -1 पुट किया तो माइनस साइन को खा जाएगा और मेरे पास यहां पर 1। अगर मैंने 0 किया तो मेरे पास 0 ही मिलेगा। समझ रहे हो बात को, कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर इनपुट करेंगे तो वो पॉजिटिव आउटकम हो जाएगा। अपने माइंड को भी इसी तरह से बनाओ, कितनी नेगेटिविटी कोई डालने की कोशिश करे, हम हमेशा पॉजिटिव आउटकम निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास यहां पर जो भी एक्स आ रहा है, एक्स हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। तो आउटपुट में जो भी मेरे पास यहां पर रेंज ऑफ फंक्शन होगी, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती है, ध्यान से देखो। ये मेरे पास यहां पर 0 1 2 3 लिख लो, यहां पर भी मेरे पास 1 2 3 लिख लो, -1 है, -2 है, -3 है, माइनस मेरे पास 1 -2 -3 मेरे पास आ जाता है। ध्यान से देखने पर हमें एक बात का पता चलेगा, अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, 2 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास -2 -2। तो मेरे पास -2 है और 2 है, -2 2, नॉट माइनस माइनस, दोनों माइनस के नहीं है। तो एक मेरे पास माइनस, दूसरा मेरे पास पॉजिटिव, तो ये मेरे पास हो गया। अगला पॉइंट मेरे पास 1 1 है, 1 1 वाला ये पॉइंट हो जाएगा, -1 और 1 ये वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट मेरे पास 0 0 हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट यहां पर हमने फिलहाल बनाए हैं, और भी इनपुट आप इसके अंदर डाल सकते हो। जो भी ग्राफ है वो बनेगा कैसा, ध्यान से देखोगे ग्राफ आपको पता चलेगा कि अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूं, लाइन लगा दी मैंने,
अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूं तो किस टाइप की शेप में बन रहा है? ये वी टाइप की शेप में बन रहा है और इसकी वैल्यू 0 से नीचे जा ही नहीं रही है। अगर मेरे पास यहां पर वैल्यूज नीचे जा ही नहीं रही हैं, तो हमारे पास यहां पर आउटपुट क्या मिल रहा है? जो भी हमारे पास वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रही है, तो हमारे पास सारे की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा वाई होता है वो थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है और वाई की वैल्यू सारी की सारी मुझे पॉजिटिव यहां पर दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जो भी मेरे पास यहां पर देगा वो वाई की वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आएगा? रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आएगा? रेंज ऑफ फंक्शन में मेरे पास सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, तो सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे और रियल नंबर में मेरे पास शुरुआत कहां से होगी? जीरो से शुरुआत होगी। जीरो से कहां तक के नंबर्स आ जाएंगे? इन्फिनिटी तक के नंबर्स इसमें आ जाते हैं। तो डोमेन होगा कि इसमें कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, इनपुट के लिए दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट में क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा या फिर पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। फिर से सुनो, मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन जो भी हमारे पास ये एक्स होता है, जो भी हमारे पास यहां पर ये एक्स होता है, इस एक्स को खोल के कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो आपको क्लास 12th में भी परेशान करेगा, इंजीनियरिंग में भी परेशान करेगा। इसको अच्छे से समझ लो, दोबारा रिपीट करके मैं कहता हूं, एक बार देख लो। हमारे पास यहां पर ये माइनस एक्स क्यों लिखा गया है? माइनस एक्स के क्या शो करता है कि जो भी हमारे पास यहां पर ये माइनस वाली वैल्यूज हैं, इनको ये शो करता है। जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास माइनस एक्स हो जाता है। कुछ ऐसे समझो, देखो बात को ध्यान से समझना, ये वाली कंफ्यूजन कभी जाएगी नहीं। वैसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मान लो इसमें क्या है? एक्स लेस देन जीरो। मान लो मेरे पास यहां पर कोई छोटी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू यानी कि जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू मेरे पास टू आ गई, माइनस टू आ गई मेरे पास। एक्स क्या है यहां पर? जीरो से छोटा है। जब जीरो से छोटा होगा तो मेरे पास यहां पर एक्स इक्वल्स टू में क्या है? माइनस टू। तो आउटपुट मेरे पास क्या मिलेगा? आउटपुट मेरे पास क्या मिलेगा? माइनस एक्स मिलेगा। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? माइनस का टू। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। जब भी हमारे पास जीरो से छोटी वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में आउटपुट माइनस एक्स हो जाता है। समझ रहे हो? जीरो से छोटी वैल्यू माइनस टू, माइनस टू। अब ये पॉजिटिव होती कैसे है वो मैंने समझा दिया तुम्हें। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो गई, कोई और वैल्यू लेकर देख लो, एक्स की वैल्यू मेरे पास माइनस थ्री हो गई, आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? इस फंक्शन में हमने माइनस थ्री डाला तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? माइनस एक्स मिलेगा। तो माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस थ्री। तो ये क्या हो गया मेरे पास? पॉजिटिव। तो समझ रहे हो? पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ी रखता हूं, जीरो या जीरो से बड़ी, जैसे मैंने टू रख दिया, मान लो मैंने यहां पर x इक्वल्स टू में क्या रख दिया? टू रख दिया, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा मेरे पास? टू ही मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिल जाएगी। लेकिन जीरो से छोटी वैल्यू रखने पर क्या होता है? जो भी मेरे पास जीरो से छोटी वैल्यू रखोगे तो उसके साथ में माइनस एक्स आउटपुट मिलता है, माइनस बाहर। फिर जो भी x की वैल्यू होती है एग्जैक्ट वही वैल्यू आपने रखनी है। जो वैल्यू यहां पर है ना हमारे पास माइनस थ्री है ना, तो x की जगह पर मैंने वो माइनस थ्री रख देना है और माइनस का साइन यहां पर जो लगा हुआ है वो बाहर लगेगा। तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह से हमारे पास वैल्यू हो जाती है। तो कोई भी नेगेटिव डालोगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू डालोगे, उसमें पहले से माइनस का साइन इसमें लग जाता है, जो माइनस को कैंसिल कर देता है। जो वैल्यू में माइनस का साइन होता है और ये वाला माइनस का साइन होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इतना डिटेल में मैंने ये समझा दिया है एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपका। क्लास 12th में भी ये आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास आगे वाले फंक्शन आने वाले हैं ना, मतलब जितने भी हमने फंक्शन पढ़े ना, ये क्लास 12th में भी आएंगे। क्लास 12th में परेशान नहीं होगे अच्छी तरह से इनको अगर आपने समझ लिया। मॉडुलस फंक्शन समझ लिया, अभी और भी बचे हैं, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। आगे आता है सातवां नंबर फंक्शन, जिसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। इसका एग्जांपल ही लिख के दे देता हूं मैं आपको। जो भी मेरे पास एक फंक्शन होता है, ध्यान से देखो, जो भी मेरे पास यहां पर ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम यहां पर कैसे देखेंगे? और थोड़ा बड़ा सा यहां पर लगाना पड़ेगा हमें। अगर मान लो मेरे पास यहां पर कोई भी वैल्यू, इसमें हमारे पास सिर्फ तीन ही आउटपुट मिलते हैं, वन, जीरो और माइनस वन। तो तीन ही हमारे पास यहां पर, एक आउटपुट हमें वन मिलेगा, फिर हमें जीरो मिलेगा, फिर हमें यहां पर माइनस वन मिलेगा। कुछ भी इनपुट आउटपुट, कुछ भी इनपुट हम देंगे, इस तीन के अलावा कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अब आप सोचो, जो हमारे पास यहां पर वन है, जीरो है और माइनस वन है, ये कब कब मिलेगा? कंडीशन भी इनके साथ में देखनी पड़ेगी हमें। वन कब मिलता है? जब हमारे पास इनपुट यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है।
जब हमारे पास जीरो होगा तो इनपुट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब हमारे पास -1 होगा तो x लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर x जीरो से बड़ा है तो 1 आउटपुट में मिलेगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट में भी जीरो मिलेगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हमारे पास माइनस में यहां पर मिलता है 1। अब इसके अंदर जो भी मेरे पास ये सिग्नम फंक्शन होता है, जो भी मेरे पास ये सिग्नम फंक्शन होता है, जो भी सिग्नम फंक्शन होगा, मान लो सपोज करो मैंने इसके अंदर 99 इनपुट किया। 99 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, ग्रेटर देन x है। मैंने 99 पुट किया तो मेरे पास क्या मिला, 1 मिला। कोई भी वैल्यू आप यहां पर क्या करोगे, 1000 पुट कर दो, 1000 इनपुट में दे दो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप इसके अंदर 5 लाख इनपुट कर दो, 1 क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। कुछ भी इनपुट कर दो पॉजिटिव वैल्यू, हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई। चलो सिंपल सा जो ग्राफ भी तो बनाना है ना हमें, तो मान लेते हैं इसके अंदर हमारे पास जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो पुट करके देखते हैं। अगर मैंने इसके अंदर 1 किया, ठीक है, यहां पर ऐसे कर लेते हैं, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y, इनपुट आउटपुट। अगर मैंने 1 किया, 1 इज ग्रेटर देन x 0 तो 1 ही मिलेगा। अगर मैंने 2 किया तो भी 1 मिलेगा। अगर मैंने 3 किया तो भी 1 मिलेगा। अगर मैंने 0 कर दिया, x इक्वल्स टू 0 कर दिया तो भी मेरे पास 0 मिलेगा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू करी तो 1 ही मेरे पास यहां पर, सॉरी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू करी तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है आउटपुट में। नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ट्राई करते हैं। तो मेरे पास मान लो -1 किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1, x लेस देन जो भी छोटी है ना, 0 से छोटी वैल्यू पर -1, तो यहां पर -1। -2 किया तो भी -1, -3 किया तो भी -1 मेरे पास मिल रहा है। तो जो भी यहां पर आपने देखा सिग्नम फंक्शन में सिर्फ 3 ही इनपुट हमें, मतलब आउटपुट हमें 3 ही मिलते हैं। 1 मिलता है, 0 मिलता है और मेरे पास यहां पर -1 मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसके अंदर हम क्या इनपुट में डाल सकते हैं। जो इनपुट होगा वो डोमेन, तो सारे के सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी को अलाउ कर देता है। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज आपको समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है और -1 आ सकता है। बस यही इसकी रेंज हो सकती है, इसके अलावा और कोई भी इसके आउटपुट में नहीं आएगा। इनपुट हमारे पास डोमेन, आउटपुट हमारे पास रेंज। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ग्राफ होगा। चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ बनाने की कोशिश क्या, बना ही देते हैं हर बार हम। तो यहां पर मेरे पास 1 2 3, यहां पर भी मेरे पास 1 2 3, -1 -2 -3, यहां पर -1 -2 -3। जो मैं पॉइंट लगाऊंगा अब की बार हाईलाइट अच्छे से करूंगा ताकि आपको वो पॉइंट दिखाई दे। 0 से शुरुआत की जाए। 0 वाला जो भी मेरे पास यहां पर पॉइंट है 0 0, तो यहां पर मेरे पास पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहां पर मेरे पास पॉइंट बनेगा। अगला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अगला पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, 2 1, तो 2 1 मेरे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 3 1 की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर -1 1 की बात करूंगा तो मेरे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -1 1। आगे मेरे पास -2 1, तो माइनस में 2, माइनस में मेरे पास यहां पर कितना है 2, तो ये -2 x की वैल्यू और -1 यहां पर पॉइंट आएगा। -3 1 की बात करूंगा तो यहां पर पॉइंट आएगा। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है किस तरह का ग्राफ बन रहा है। देखो जो भी हमारे पास ये ग्राफ है ना, इसमें इस तरह की लाइन लगा दी जाती है कि जो भी हम पुट करें वो 1 ही हमें आउटपुट में देगा। ये वाली लाइन अगर x के पैरेलल है तो जो भी हमारा y है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 0 के लिए हमने एक पॉइंट लगा दिया। अगर मैंने नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट की है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास इस तरह से लाइन लगा देंगे क्योंकि वहां पर हर जगह पर हमें क्या मिलेगा, -1 वाला पॉइंट मिलेगा। -1 मुझे आउटपुट में मिलता है। तो इसका ग्राफ देख लिया आपने ध्यान से, थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ग्राफ कैसा बनता है, आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हमारे पास ये सिग्नम फंक्शन है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें हमें आउटपुट में 1 0 और -1 मिलता है। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा, x की वैल्यू नेगेटिव है तो -1 मिलेगा। सिर्फ 3 ही हमारे पास यहां पर रेंज में आएंगे, 1 0 और -1। सिग्नम फंक्शन कंप्लीट हुआ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अगला फंक्शन नेक्स्ट पेज पर। फंक्शंस में 8वां और लास्ट फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लास 12th में भी आएगा, जेईई में भी आएगा, अच्छे से समझ लेना, क्लास 11th में तो आता ही है। जो भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका एग्जांपल देकर मैं बताऊं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक बात समझ लेना, ऑलवेज गो टू लेफ्ट। दोबारा से बोलता हूं, ऑलवेज गो टू लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट में जाना होता है। इसमें समझ में आ जाएगा अभी जो मैंने बोला है आपको। तो जो भी मेरे पास यहां पर फंक्शन होता है, इसके अंदर जो भी मेरे पास फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स एग्जांपल लेकर मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। फंक्शन एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें एक्स लिखा जाता है,
लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे मॉडुलस फंक्शन होता था ना, उसके दोनों तरफ डंडे लगा दिए जाते थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहचान क्या होगी? इसमें स्क्वायर वाले ब्रैकेट दिए होंगे। आपको स्क्वायर वाला ब्रैकेट दिया होगा तो इसको समझ जाना है कि ये क्या हो जाता है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर वाले ब्रैकेट वेरिएबल के दोनों तरफ लगा दिए गए हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा क्या देखना है? लेफ्ट वैल्यू को देखना है। लेफ्ट वैल्यू को यहां पर आपने देखना है, लेफ्ट वाला जो इंटीजर होता है ना उसी को देखना है। ऑलवेज गो टू लेफ्ट वाली स्ट्रेटेजी यहां पर होती है। अब मैं आपको समझाता हूं इसको। सबसे पहले मेरे पास कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी रियल नंबर होता है, जब हमारे पास कोई भी रियल नंबर होता है, मैंने इनपुट में डाला यानी कि x की वैल्यू, मेरे पास मिलेगा क्या? मुझे y। मान लो यहां पर मेरे पास कोई भी वैल्यू है, इसमें नंबर लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहां पर मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं जिस पर कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं। ये मेरे पास 0 हो गया, यहां पर मेरे पास कितना आ गया? 1 आ जाता है। इसके बाद मेरे पास यहां पर 2 आ जाता है, यहां पर मेरे पास कितना आ गया? 3। सेम वे में यहां पर मेरे पास -1 आ जाता है, -2 आ जाता है और माइनस मेरे पास 3 आ जाता है। ध्यान से देखना, मान लो मैंने इनपुट में 0.5 किया। अगर मैंने 0.5 किया है इनपुट में तो क्या होगा? इनपुट में 0.5 किया है तो मुझे सबसे पहले देखना है नंबर लाइन पर 0.5 कहां पर आएगा। आप कहोगे नंबर लाइन पर तो यहां आएगा। नंबर लाइन पर जो भी मेरे पास 0.5 है, 1 0 और 1 के बीच में आएगा। ये क्या लिखा है? लेफ्ट वैल्यू, या फिर मैं इस वैल्यू को कट करके इंटीजर भी लिख सकता हूं, इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसमें हमेशा आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करो, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आउटपुट में हमें इंटीजर ही मिलेगा। और कौन सा इंटीजर? इस तरफ 0 है, इस तरफ 1 है, तो इनमें से कोई एक इंटीजर मिलेगा। यहां पर लेफ्ट क्यों लिखा गया है? कि लेफ्ट वाला इंटीजर हमारे पास मिलेगा। जहां पर भी हमारी वैल्यू होगी उससे लेफ्ट वाला इंटीजर, तो मेरे पास यहां पर कितना है? ये जो भी ये वैल्यू है इससे मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर मैं इसके अंदर यहां पर 2.9 इनपुट करता हूं, ध्यान से देखो 2.9 कहां पर है? नंबर लाइन पर। 2.9 यहां पर होगा 3 के बहुत क्लोज। तो जो भी, बेशक वो 3 के कितने भी पास हो, लेकिन आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट मुझे लेफ्ट वाला इंटीजर मिलेगा। लेफ्ट में क्या दे रखा है? 2, तो यहां पर मेरे पास 2 आ गया। मान लो मेरे पास यहां पर दे रखा है, मान लो मैंने यहां पर क्या किया? मैंने यहां पर माइनस में 1 पुट कर दिया। अगर मैंने -1 पुट कर दिया, कोई इंटीजर डालूंगा तो वो एग्जैक्ट इंटीजर भी मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। अगर एग्जैक्टली इंटीजर रखा है मैंने तो वो इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई अदर वैल्यू मैं रखता हूं डेसिमल में जो होती है, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? लेफ्ट वाला इंटीजर मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे मेरे पास यहां पर क्या होता है? यहां पर मेरे पास जो भी ये वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2.1 मान सकते हैं इसको हम। 2.1 मान सकते हैं हम इसको। तो माइनस में मेरे पास 2.1 रखा है मैंने। अब हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा? हमारे पास जो भी ये पॉइंट है -2.1, इससे लेफ्ट साइड वाला इंटीजर हमारे पास मिलेगा, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस में 3 आ जाएगा। चलो ग्राफ बना के देखें, हम ग्राफ बना के देखें। इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो ग्राफ में मेरे पास यहां पर जो भी पॉइंट्स आते हैं देखना ध्यान से। ये मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, यहां पर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, माइनस में मेरे पास 1 -2, माइनस में मेरे पास 3। इस तरह से मेरे पास यहां पर वैल्यू आती है। ध्यान से देखो, अगर मैंने इसमें 0.5 रखा है तो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 0.5 यहां पर होगी, ठीक है, यहां पर होगी, और मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका जो भी पॉइंट है, इसका जो भी ग्राफ है वो बनाया कैसे जाता है? एग्जैक्टली मुझे सिर्फ एक जो सॉल्यूशन है ना इसका, इसके लिए ग्राफ बनाना होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे यहां पर देखना है कि मेरे पास 0 है, तो मैं 0 से एक लाइन शुरू करूंगा। पॉजिटिव आउटपुट रखा है ना मैंने, इनपुट सॉरी पॉजिटिव रखा है ना, तो पॉजिटिव साइड में 1 तक यहां पर मैं एक लाइन लगा दूंगा और यहां पर ओपन सर्कल बना दूंगा। इसका मतलब जो भी मेरे पास 0.5 और 0 है ना, उसके लिए ये शो किया है मैंने। ओपन सर्किल का मतलब होगा कि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। 1 से इधर वाली कोई भी वैल्यू है और 1 से इधर वाली कोई भी वैल्यू है, उसके लिए आउटपुट क्या हो गया मेरा? कितना हो गया? जहां से ये शुरू होती है, ये लाइन कहां से शुरू होती है? यहां से शुरू होती है और कहां तक? 1 तक। तो ये वाले पॉइंट के लिए मेरे पास इस तरह से ग्राफ शो किया जाएगा। अगले पॉइंट के लिए देखो, अगला पॉइंट मेरे पास क्या है? 2.9। अब देखो 2.9 कहां पर होगा? 2.9 और 2, y की वैल्यू मेरे पास 2, तो यहां पर मेरे पास आता है 2.9, ऐसे ड्रॉ करो, और 2 मेरे पास यहां पर आता है। तो मेरे पास जो भी लाइन है वो कहां से शुरू होगी? यहां से शुरू होगी, और जो भी मेरे पास 2.9 है ये 2 से शुरू होगी। जो इसका आउटपुट आया है वहां से शुरू होगी और उससे नेक्स्ट इंटीजर तक जाएगी और उस पर एक सर्किल इस तरह से
बना दिया जाएगा। इसी तरह से आप -1 के लिए -1 बना सकते हो, जो भी मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है उसके लिए कैसे कर सकते हैं, -1 मेरे पास यहां पर दिया गया है -1 1, तो यहां पर हमारे पास ये -1 1 आ जाएगा। इसके लिए तो पॉइंट भी लगा सकते हैं। जो हमारे पास यहां पर -2.1 है, कहां पर आएगा, -2.1, जो भी मेरे पास यहां पर -2 है तो 2.1 इधर होगा, तो इसके लिए मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है, यानी कि नीचे की तरफ मुझे इस पे जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ आएंगे -3 पर, तो मेरे पास यहां पर 3 से ये शुरू होगा और इस पे कैसे लगा दिया जाएगा, जो भी मेरे पास लाइन है इस तरह से इस पर लगा दी जाएगी, यानी कि यहां पर जो भी हमारा 2 है वो इंक्लूड नहीं है, इस पर सर्किल भी हमें कर देना है। जो इंक्लूड नहीं होगा उस पर सर्किल कर देना है। जो यहां पर मेरे पास आउटपुट में मिल रहा है -3, उस पर सर्किल हमें नहीं करना है, वहां से शुरू करना है और दूसरे वाले पॉइंट पर हमें राइट हैंड साइड वाले पॉइंट पर क्या करना है, ओपन सर्किल बना देना है। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास यहां पर हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी हमारा है, इसी के साथ फंक्शंस वाले जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस दिए गए होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आपसे पूछ सकता है डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। इसकी डोमेन और रेंज हमने नहीं लिखी है, तो इसकी डोमेन जो भी होता है, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर आ जाता है, कोई भी रियल नंबर है हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, देख सकते हो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे पास है इसकी रेंज होगी, रेंज में क्या आता है, रेंज में सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, देख सकते हो सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव वाले इंटीजर्स आएंगे, इंक्लूडिंग जीरो आएगा। और जो भी मेरे पास रेंज है, इंटीजर्स क्या होते हैं, जेड से उस सेट को डिनोट किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 सेट वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको वो समझ में भी आ गया होगा। जो भी मैंने यहां पर ये कराया है, ये सिर्फ क्लास 11th के लिए तो है ही, लेकिन क्लास 11th में बाद आप जो 12th में जाओगे उसके लिए ये बेस बनाएगा आपका, इंजीनियरिंग के लिए जाओगे बेस बनेगा, यहां से क्लास 11th 12th का जेईई का बेस तैयार करता है। इसको अच्छे से तैयार कर लिया आपने कॉन्सेप्ट को समझकर, तो बड़ी अच्छे से आप इंजीनियरिंग या फिर 12th कर सकते हो। जो भी हमारी ये फंक्शंस वाली वीडियो है, जो भी हमारे पास इस वीडियो में हम बात करें तो हमने फंक्शंस को बहुत डिटेल में समझ लिया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके। जो भी हमारा क्लास 11th का ये चैनल है, इस पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। हमने अभी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, जो भी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 हमारे पास रिलेशंस को मैंने अलग से कराया है। जो भी आप देख रहे हो रिलेशंस की अलग से वीडियो है, ठीक है, रिलेशंस की अलग से वीडियो है, वो देख लेना। फंक्शंस की ये वाली वीडियो है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे फंक्शंस और टाइप ऑफ फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पर आपको अदर सब्जेक्ट भी मिलने वाले हैं। तो देख सकते हो आपको यहां पर लिविंग वर्ल्ड की वीडियो मिल रही है और भी यहां पर आपकी फुल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स के भी लेक्चर मिल रहे हैं, वन शॉट आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी हमारी ये वाली वीडियो है इसको करते हैं एंड। अब मैं मिलूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।